अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इस प्रकार की विविधता वाले अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियों, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो इसमें सेब, संतरे, गड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए यदि हम वस्तुओं पर मान लीजिए अपन वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणी और 1.1, 1.2 और 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें कुछ वस्तुएं इस समूह में सम्मिलित हो। मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, तो बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, नलियां, इस प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह स्थान में मिलाया जा सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों की बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा के हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? ये सभी वस्तुएं दे रखी हैं। कोई प्लास्टिक की बनी है, कोई धातु की बनी हुई है, कोई गोल है, कोई चपटी है। इस प्रकार ये सभी वस्तुएं हैं। क्रियाकलाप 1 देखेंगे अपन। आइए हम अपने चारों ओर जितनी भी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग में होने वाली एक वस्तु लाया जा सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा, कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर एकत्रित कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा आदि। बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं कि कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें। ये अपन कमरे में नहीं ला सकते, मतलब इन वस्तुओं को। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हुई है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं, या तो वो कागज से बनी हुई हो या लकड़ी से। इनमें से एक समूह की भी सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग में होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं और एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिससे कि जितनी वस्तुएं संभव हो उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों का पहचान के लिए अपने मित्र एवं शिक्षक एवं अभिभावक की मदद लें। सारणी 4.1 में वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे बनी है। जैसे वस्तु तो थाली कांच की भी बन सकती है, थाली प्लास्टिक से बना सकते हैं, थाली इस्पात से बना सकते हैं, थाली धातु से बना सकते हैं। क्रियाकलाप 2 में
सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों में से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग के समूह में रखा था। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई कोई वस्तुएं, ये देखो, समान पदार्थ की बनी हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे लकड़ी। अब लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? कुर्सी है, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज़ की बनी हुई वस्तुएं कौन कौन सी है? तो पुस्तक, पूरी पुस्तक कागज़ की बनी होती है। नोटबुक पूरी कागज़ की बनी होती है। समाचार पत्र पूरे कागज़ के बने होते हैं। खिलौने, कैलेंडर आदि। वस्तु एक पदार्थ से बनी होती है और ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं भी बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि दी गई वस्तु बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लिया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमने विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पदार्थों के गुण पढ़ेंगे अपन। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि गिलास का क्यों नहीं क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ध्यान से रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव पदार्थों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इस प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना कोई भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा। तब यह हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों अथवा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? नीचे कुछ गुणों की विवेचना कीजिए। दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो कि लकड़ी में नहीं पाई जाती है। मतलब धातुओं में कुछ समानता रहती है और अधातुओं में कुछ असमानताएं रहती है। अब क्रियाकलाप 3 देखेंगे अपन। विभिन्न पदार्थ, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे और ताजे काटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया होगा? क्या इन पदार्थों में कुछ ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं और इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थ के समूह में सम्मिलित किया गया है? क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक या द्युति देख सकते हैं? जैसे ही संभव हो सके तो ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने पदार्थों के साथ कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेजमाल से रगड़कर ये देख सकते हैं कि वे द्युतिवान है अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है कि वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम अथवा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा बहुत
अपनी चमक खो देती है, द्युतिहीन दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए वे केवल ताजे पृष्ठों पर ही द्युति मतलब धातु दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करते हैं तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास कीजिए और यह देखिए कि इनमें द्युति अथवा है नहीं। कठोरता, अपन पढ़ेंगे कठोरता क्या होती है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं तो उनमें कुछ को दबाना या संपीड़ित करना कठिन होता है, जब भी कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, इसमें लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक या अन्य कोई पदार्थ वस्तुओं के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंच सकते। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित मतलब दबाना या अथवा खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। रुई को दबाते तो आसानी से दब जाती है, इसलिए कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है, आसानी से दबती नहीं है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष मतलब खुरदुरा अथवा चिकना, यानी पदार्थ कठोर भी हो सकते हैं, मुलायम भी हो सकते हैं, खुरदुरे भी हो सकते हैं, चिकने हो सकते हैं। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं कि जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? विलेय और अविलेय। क्रियाकलाप देखेंगे अपन। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालूरेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए और प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग जल लीजिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भर कर चीनी, दूसरे में नमक और इस प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थों को मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोड़ित करिए, विलोड़ित मतलब धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए और प्रेक्षण कीजिए, प्रेक्षण मतलब देखना, कि पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थ का क्या होता है। आपने प्रेक्षण की सारणी 4.3 में दर्शाए गए अनुसार नोट कीजिए। जैसे अपने पदार्थ लिया है जल, जल में लुप्त हो जाता है या लुप्त नहीं होता है। अगर अपन जल में नमक को मिलाएंगे तो नमक पूर्णतः लुप्त हो जाएगा, चीनी को मिलाएंगे चीनी लुप्त हो जाएगी, बालू को मिलाएंगे तो बालू लुप्त नहीं होगा, लकड़ी का बुरादा मिलाएंगे जो लुप्त नहीं होगा। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। हम यह कह सकते हैं कि जो पदार्थ जल में विलय हैं, अन्य पदार्थ जल के मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में विलुप्त नहीं होते हैं, वे पदार्थ जल में अविलेय हैं। तो विलेय पदार्थ वो होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और जो जल में नहीं घुलते हैं वह अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। क्योंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। क्या ये द्रव भी जल में विलीन हो सकता है? क्रियाकलाप 5 देखेंगे अपन। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल या मिट्टी का तेल या किसी द्रव के नमूने को एकत्र कीजिए। कांच के एक गिलास लीजिए और इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव डालिए, भली भांति विडोलित कीजिए। इसे 5 मिनट तक के लिए छोड़ दें। प्रेक्षण कीजिए कि क्या द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जितने अत्यधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सकेंगे उन सभी के साथ प्रयोग करके दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं।
कुछ समय तक ऐसे छोड़ देने पर अपनी पृथक परत भी बना लेते हैं। बूझो बूझो का यह सुझाव है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया गया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भी मिल जाते हैं। पहली यह जानने के लिए भी उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन होती है। कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी ऑक्सीजन जल में घुलती है तभी जल में जीवित जंतु सांस लेने में उसका उपयोग करते हैं। कुछ सामान्य द्रव की जल में विलेयता जैसे सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है जल में। नींबू का रस मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल मिश्रित नहीं होता है। केरोसिन का तेल मिश्रित नहीं होता है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब भी सकती है। कुछ वस्तुएं जल पर तैर भी सकती है और कुछ डूब भी सकती है। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल में पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में आपने देखा कि कुछ द्रवों के साथ ऐसा देखा होगा कि इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए हैं वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं और अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है कि हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं तो डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्ती व कंकड़ जो आप किसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है। भूजो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थ के 5-5 उदाहरण दें और अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे। पारदर्शिता क्या होती है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहोगे ताकि दूसरों को दिखाई न दे। आपके इन स्थानों को क्यों चुना। आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया। स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा कि उन पदार्थ अथवा सामग्री जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है वे पारदर्शी कहते हैं। मतलब पारदर्शी क्या होता है कि जिसके अपन आर पार देख सकते हैं। कांच, जलवायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक की पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है। ये कांच की बन्नियों में भरी हुई ये चॉकलेट, ये बिस्किट, ये आदि सामग्री पारदर्शी है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनमें होकर वस्तुओं को अन्य नहीं देख सकते हैं, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी मतलब आर पार नहीं देख सकते हैं। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स या गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी का गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या आप यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थ एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूह में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच 2 या 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस बूंद खाने का तेल या मक्खन
डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहाँ तक फैला है प्रदीप्त बल्ब का दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी कहते हैं। तो पारभासी क्या होता है कि अपन उन पदार्थों को देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, इसलिए उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे कागज के ऊपर वो तेल चिपक जाता है और लाइट के माध्यम से देखते तो अपन को बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जिसे पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तेली धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहेली किसी अंधेरे कमरे वाले स्थान पर टार्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टार्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। तो वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी है। तो हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों को अपनी भिन्न भिन्न दिखावट होती है। इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने का ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब भी सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी भी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों एवं समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमने पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों को समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार हमने पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों को समूहन और अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं को भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, जबकि साबुनों को अन्य स्थानों पर, जबकि अनाज एवं दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है कि पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन और इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में हम और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हुई है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ चिकने होते हैं। इस प्रकार कुछ पदार्थों को स्पर्श करने में कठोर लगते हैं तो कुछ कोमल होते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं तो कुछ जल में अविलय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच में पारदर्शी होते हैं तो कुछ अन्य जैसे लकड़ी और धातु में अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी भी होते हैं। पदार्थों को उनके गुण एवं समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधाओं तथा उनके गुणों के अध्ययन करने के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई और स्पंज। कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? जब तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, संपीड़ित करना कठिन होता है, वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी।
विलेय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, जल में विलेय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे नमक, चीनी आदि। अविलेय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं, गिलास में विलोड़ित करने पर जल में ही लुप्त नहीं होते हैं, अविलेय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रेत और कांच आदि। पारदर्शी किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसके अंदर आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी कहलाता है। अपारदर्शी किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिसके अंदर आर पार नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी कहलाता है, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। पारभासी किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं, उन्हें पारभासी कहते हैं, जैसे पॉलीथीन, तेल का कागज। हम वस्तुओं को समूह में क्यों बांटते हैं? तो वस्तुओं को सुविधा अथवा गुणों के अध्ययन करने के लिए समूह